नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर कौन बोला था? हमारे माननीय सांसद जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और देश के ऐतिहासिक नेता। कौन है वो? राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी सरेंडर करा रहे थे किसको? मोदी को, कि ट्रंप के फरमान के आगे मोदी झुक गए। तो झुक तो गए, ये इन्होंने परसेप्शन क्रिएट कर दिया पूरे देश में कि ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप जी ने फोन किया, नरेंद्र लड़ाई बंद करो, और लड़ाई बंद हो गई। लेकिन बंद क्यों हुई लड़ाई? हालांकि ये विषयांतर है, लेकिन फिर भी दो शब्द इस बात पर। जब हमारे ब्रह्मोस ने हमला किया ठिकानों पर जहां परमाणु बम छुपा के रखे गए थे, और वहां पे जब मार पड़ी पाकिस्तान को, तो रखे कहाँ गए थे? यूएस की निगरानी में रखे गए थे, नूर खान एयरबेस के पास। तो आज का मुद्दा ये नहीं है, जब हिट किया हमारे मिसाइल्स ने तो लीकेज की संभावना हो गई। अमेरिका हड़बड़ा गया कि परमाणु विस्फोट हो जाएगा, परमाणु बम लीक कर जाएगा, तो रोका गया। और इंडिया भी चाहता था कि कुल मिला के परमाणु का रेडिएशन न फैले पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान कोई पाकिस्तान तो है नहीं, बेसिकली तो हिंदुस्तान ही था। थोड़ी दूर पे अपना इंडिया शुरू हो जाता। अगर रेडिएशन होता तो हिंदुस्तान को भी फर्क पड़ता। तो इसलिए एक रास्ता निकाला गया कि फटाफट जो है लड़ाई बंद करो, उनको जितनी मार पड़नी थी वो मार हमने दिया ही था। लड़ाई करना हमारा उद्देश्य था नहीं, हमारा उद्देश्य तो दिखाना था कि तुम्हारी औकात क्या है, देख लो। वो दिखा दिया, काम खत्म हुआ। अब ट्रंप साहब चिढ़ गए कि साहब मेरे फ़ोन से नहीं रुका लड़ाई। यहाँ गलती थोड़ी सी मोदी जी की भी है। कह देते कि ट्रंप साहब ने भी बहुत सहयोग किया लड़ाई रोकने में, और हम भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान को इतना मार दें कि मर जाए। कभी कभी होता नहीं है, किसी दुश्मनी हो तो उसको इतना ही मारना है, पहले से प्री डिसाइडेड है कि हमको जो है 10 लाख मार के उसको छोड़ देना है, हाथ पैर न टूटने पाए, बस थोड़ा मार दो, ह्यूमिलेट कर दो, और उसने जो हमारे यहाँ किया था उसका बदला मिल जाए। लेकिन साहब हमारे परम आदरणीय नेता विपक्ष पीछे ही लग गए कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। और जनता समझ रही थी कि भाई हो सकता है मोदी ने सरेंडर कर दिया हो, लेकिन एक समय ऐसा आया कि संसद में दहाड़े हमारे प्रधानमंत्री जी के साहब कोई सरेंडर वरेंडर नहीं है, और किसी देश का कोई प्रतिरोध नहीं था। ट्रंप साहब चिढ़ गए, ट्रंप साहब ले आए कि टैरिफ लगा दूंगा। हालांकि वो टैरिफ लगाने के लिए तो जब वो चुनाव जीते भी नहीं थे तभी से फड़फड़ा रहे थे कि अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना है, मेक द यूएस ग्रेट अगेन। तो अपने अपने देश को ग्रेट बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ग्रेट तो यूएस पहले ही सही है, और उसको और क्या ग्रेट बना दोगे भाई साहब। लेकिन उनको इस नारे ने कि ग्रेट अगेन, अगेन का मतलब जैसे अब नहीं है, पहले था। तो दुनिया की निगाह में तो ये ट्रंप साहब ने पहले ही बता दिया कि साहब हमारा अमेरिका अभी ग्रेट नहीं है, आप लोग झूठ समझ रहे हैं, अब हम आए हैं तो बनाएंगे। जो आप लोग समझ रहे हैं कि पहले से ग्रेट है, अमेरिका जो है सैकड़ों सालों से ग्रेट है, ये सब गलत बात है। ग्रेट वेट नहीं है, अब हम आए हैं तो हम कोशिश करेंगे, बनाएंगे। और बनाने के लिए क्या किया उन्होंने? टैरिफ लगा दिया। इस देश पे इतना, इस देश पे इतना, इस देश पे इतना, इस देश पे इतना। अमेरिका की इकनॉमी, अमेरिका में बहुत सारे सामान बनते नहीं हैं और अधिकतर सामान नहीं बनते हैं।
जो सामान मेड इन यूएसए होता है वो भी बेसिकली मेड इन चाइना होता है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ चाइना में है, वहाँ से बनवा के सामान आता है, अमेरिका का ठप्पा लगता है और वो ठप्पा लगा के दुनिया भर में बेचा जाता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल अमेरिका के हाथ में रहता है, चाइना में बनता ही होगा। अब वो अमेरिका में इंपोर्ट को चाहते हैं कि अमेरिका से ज़्यादा सामान जाता है, कम सामान जाता है और ज़्यादा सामान अमेरिका खरीदता है। अरे भाई, बनाओगे नहीं तो खरीदोगे ही। अगर आप गेहूं पैदा नहीं करेंगे तो गेहूं खरीद के खाएंगे, वही बात है। आप कुछ बनाते ही नहीं तो क्या करोगे, इंपोर्ट ही करोगे। कुछ चीज़ें हैं टेक्नोलॉजिकल, ख़ास तौर से आर्म्स हैं, ख़ास तौर से सर्टेन केमिकल्स हैं सर्टेन स्पेशलाइज्ड दवाइयाँ हैं, वो सब बनाती है अमेरिका, पूरी दुनिया खरीदती है। लेकिन और जो अमेरिका का एक्सपोर्ट का मैक्सिमम हिस्सा है वो आर्म्स है। तो अब चाहते क्या हैं ट्रंप साहब? चाहते हैं कि तुम मेरा जहाज खरीद लो, तुम मेरी मिसाइल्स खरीद लो, तो हम तुमसे जेम्स एंड ज्वेलरी खरीद लेंगे। अरे साहब, हम आपका विमान खरीद तो लें, लेकिन वही विमान आपने दे रखा है पाकिस्तान को और आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते। आप विमान दे देंगे, जब लड़ाई के समय आप उसको बंद कर देंगे, तो हम क्या करेंगे आपका खरीद के। और इंडिया में मुहिम चल रही है कि हमको कुछ भी खरीदना है, हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो, ट्रांसफ़र कर दो, हम आपसे ख़रीद लेते हैं, बाद में हम बनाएंगे। एक हमको नाम नहीं लूँगा, बताना उचित भी नहीं है, एक उच्च अधिकारी हैं सीआरपीएफ के, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मोदी जी का निरीक्षण हुआ, AK-47 देखा उन्होंने, तो कहा ये हम लोग बनाते हैं? कहा नहीं साहब, ये तो चेकोस्लोवाकिया से आया है। तो मोदी जी ने पूछा कि आखिर चेकोस्लोवाकिया से क्यों आया, हम अपने यहाँ क्यों नहीं बना सकते? तो कहा साहब हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है। कहे यार, इतने पढ़े हुए हैं, खोल खाल के री इंजीनियरिंग कर लो, खोल के निकाल लो, देख लो कैसे बनता है, बना डालो अपने यहाँ। तो क्या इश्यू है? मेटलर्जी नहीं है। तो अल्टीमेटली काफ़ी टेक्नोलॉजी खरीद लो, क्या उसके लिए बल्क ऑर्डर देना पड़ेगा? एक साथ 2 लाख गन्स दीजिए, 4 लाख गन्स दीजिए तो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो कहा ठीक है यार, 2 लाख गन्स तो खरीदते ही हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं, ले लो, एक साथ ले लो, टेक्नोलॉजी लाओ। आज हमारे यहाँ जितनी AK-47 बनती है, 118 बनती है, वो रसिया में भी नहीं बनती। तो चीज़ें होती हैं, करने वाला होना चाहिए। यूएस का कई बार से देखा गया है और यूएस के बहुत से मिलिट्री इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर भी नहीं रहे हैं। हम लोग एक सेट पैटर्न पे जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द आर्म्स एम्यूनिशन सब हमारे रशिया मेड है, मेड इन रशिया है। हमारे जो जवान है, हमारा जो सिस्टम है, सबका सब जो है उस रशियन सिस्टम से घुला मिला है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका से नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल खरीदना चाहिए। अब लेकिन इसके पर दबाव नहीं होना चाहिए साहब। आप पटाइए, आप धंधा करने के लिए निकले हैं, आप जो है समझाइए हिंदुस्तान को कि मेरे जहाज़ में ये फ़ायदा, रशिया में ये खराबी। सेल्समैनशिप दिखाओ। आप सेल्समैनशिप नहीं दिखा रहे हो, डंडा लेके खड़े हो गए कि साहब आपको खरीदना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका नहीं खरीदूंगा। अरे जेम्स एंड ज्वेलरी नहीं खरीदोगे, दवाई नहीं खरीदोगे, जाओगे कहाँ? जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए हम सबसे बड़ी मार्केट है, दवाइयों के लिए हम सबसे बड़ी मार्केट है, और सबसे बड़ी मार्केट तो हमें लेबर में, जो इंटेलेक्ट है हमारे यहाँ वो पहले पैदा तो करो। इंटर के बाद अमेरिकन पढ़ता नहीं है, उनको सबको धंधा चाहिए, और या तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं या पढ़ते ही नहीं हैं। तो सिस्टम है, और वो सिस्टम जो है समझ गया। कौन समझ गया? यूएस कोर्ट ऑफ फेडरल जस्टिस।
यूएस कोर्ट ऑफ द फेडरल जस्टिस ने समझा कि ये जो ट्रम्प साहब अपना अधिकार जमाए बैठे हैं कि उनकी पास पावर्स है। पावर्स कहाँ से आई? इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के थ्रू। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत राष्ट्रपति को पावर है। राष्ट्रपति को पावर थी तो राष्ट्रपति ने धड़ाधड़ जो है रात को सोचा 25% में कुछ नहीं हुआ। इंडिया वाले वैसे भी हंस रहे हैं, कोई दबाव में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप रसिया से तेल क्यों खरीदते हैं? तो इंडिया ने कहा भाई आप भी तो खरीदते हैं, आप केमिकल्स लेते हैं, आप यूरेनियम लेते हैं वहाँ से, तो व्यापार है आप कर रहे हो, तो अपने ऊपर ही सैंक्शन लगा दो। कहा नहीं हम तो आपके ऊपर लगाएंगे। एक दिन रात में उन्होंने सोचा कि 25% और लगा देंगे, अब की तो झुक जाएगा। फिर नरेंद्र ने सरेंडर नहीं किया। अब क्या करें भाई, परेशान है हमारे ट्रम्प साहब। तो जो कोर्ट है यूएस कोर्ट ऑफ द फेडरल जस्टिस, अब वो बीच में आ गए कि साहब हम तो जस्टिस देंगे। उन्होंने 4 पक्ष में, 7 पक्ष में और 4 विपक्ष में उनके जजों ने दे दिया कि ट्रम्प साहब ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। तो अधिकारों के दुरुपयोग के कारण उन्होंने कहा कि ये सब ट्रम्प साहब की पावर में ही नहीं है और ये सब निरस्त होना चाहिए। अब निरस्त इसलिए नहीं किया एकदम से कि उनको मौका दे दिया कि साहब आप और ऊंची कोर्ट में चले जाओ। लेकिन और ऊंचा कोर्ट भी क्या करेगा? कोई भी व्यक्ति अगर मनमाने ढंग से जबरदस्ती रात में सोच रहा है सवेरे एक्ट कर दे रहा है, रात में सोच रहा है, बहुत लेयर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के। ये ट्रम्प साहब के बेडरूम से लेके ट्रम्प साहब के बाथरूम, अगर बेडरूम में नहीं सोच पाते होंगे तो बाथरूम में जाके सोचते होंगे, और बाथरूम में जाके सोचा, उनको लगा कि 25% और बढ़ाना चाहिए। उन्होंने फटाक से ट्विटर टाइप का कुछ उनका है, उसके ऊपर उन्होंने कट कर दिया कि 25 और बढ़ गया, अब 50 हो गया, 50 हो गया। अब इंडिया वाले अभी भी नहीं घबरा रहे हैं। देखिए एक समय में आपको अगर ध्यान होगा तो एक समय ऐसा ही आया था जब अटल जी की सरकार ने परमाणु विस्फोट किया था। परमाणु विस्फोट के समय तमाम सैंक्शंस लग गए थे हम लोग के ऊपर, और मैं तब भी कहता था ये सैंक्शन लगाने से बड़े फायदे होते हैं। एक तो इंडिया का अनाप शनाप इंपोर्ट रुक जाता है, तो अपनी करेंसी बचती है, विदेशी करेंसी बचती है, और अमेरिका से ऐसा कुछ भी इंपोर्ट नहीं हो रहा है जिससे हमारा काम रुके। और जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है वो रोज़मर्रा के सामान हैं। जितने बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनके जूते कहाँ बन रहे हैं? कानपुर में। वो ठप्पा लगाते हैं, हमारा 1000 रुपया 2000 रुपया का जूता वो 70,000 रुपया में बेच रहे हैं, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? वो 1.5 लाख का बेच देंगे, 1 लाख का बेच देंगे, तो सामान तो हमारा जाएगा। उसके बगैर अमेरिका का गुजारा नहीं है, लेकिन अमेरिका के सामान के बगैर इंडिया का गुजारा है। हम उनके बादाम नहीं खाएंगे, हम काजू खा लेंगे साउथ अफ्रीका वाला, घाना वाला, तो कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। और इंडिया बहुत बड़ा है, इतनी ज़मीनें हैं कि सब कुछ तो हमारे यहाँ होता है, और हमारे यहाँ हर तरह की फसल है, हर तरह की पैदावार है, और दुनिया में बहुत सारे देश हैं सिवा अमेरिका के कि हम लोग का तो काम चल जाएगा। जो कोर्ट है, कोर्ट ने समझा कि ये तो बेवकूफ़ हम खुद ही बन रहे हैं। अब जो टैक्स लगाते हैं, इन्होंने 50% टैरिफ लगाया, तो 50% टैरिफ का होगा क्या? टैरिफ का पैसा इंडिया को देना पड़ेगा? अरे नहीं साहब, इंडिया को नहीं देना पड़ेगा। ये टैरिफ देगा कौन? पैसा कौन देगा? 50%। हमसे अगर वो 100 रुपए का एक सामान खरीदते थे, अब वही सामान
हमको तो 100 ही रुपया मिलेगा, हम 100 रुपया में ही बेचेंगे, लेकिन अमेरिकन्स को पड़ेगा वो 150 रुपये में। गणित इतनी है। तो हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया उसका भुगतान कौन करेगा? अमेरिका की जनता करेगी। अब अमेरिका की 33-40 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, आप 35 करोड़ ले लो, मध्यमार्गी रास्ता है। अब आप 35 करोड़ की जनसंख्या को अगर जूता खरीदना है तो जूता 1.5 गुना महंगा है, इत्र खरीदना है 1.5 गुना महंगा है, दवाएं खरीदना है 1.5 गुना महंगा है, टेक्सटाइल खरीदना है 1.5 गुना महंगा है। अब इसमें इंडिया का क्या नुकसान है? अब इंडिया का नुकसान ये है कि थाईलैंड हमारा कपड़ा बनाता है, वियतनाम हमारा कपड़ा बनाता है, बांग्लादेश से कपड़ा जाता है, तो वो सब क्या होगा कि उनके टैरिफ अगर कम हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। लेकिन वहाँ सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हैंडीक्राफ्ट की अगर बात करें तो हैंडीक्राफ्ट में हमारे यहाँ ही है। चावल है, पाकिस्तानी चावल हमसे सस्ता पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन पाकिस्तानी चावल खैर क्वालिटी में ले लीजिए तो अगर बासमती इक्वली गुड है हमारा और उनका चावल, लेकिन पाकिस्तान पैदा कहाँ कर पाएगा, इतना भेज कहाँ से पाएगा? और जिसको खाना है वो खाएगा। अमेरिका में जो चावल जाता है बासमती वो कौन खरीदता है? वहाँ के बसे हुए हिंदुस्तानी खरीदते हैं। वो नहीं है कि वहाँ अमेरिकन जो है चावल खाता है और बिरयानी बनाता है। इंडियंस है, इंडियंस इतनी पॉपुलेशन है कि इंडियन जो है थोड़ा महंगा खरीद लेगा, पाकिस्तानी वाला नहीं खरीदेगा। कपड़े हैं, इंडियन ब्रांड खरीद लेगा, पाकिस्तानी नहीं खरीदेगा, बांग्लादेशी नहीं खरीदेगा। और जो आप लेबलिंग करके बेचते हो, जो हमारा प्रोडक्ट होता है और बड़े बड़े नाम से आप बेचते हो, वो आप लोगे ही लोगे, जाओगे कहाँ? हमारे यहाँ नुकसान होगा, ऐसा भी नहीं है कि सब चीज़ एकदम सही रहेगा, हमको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। पड़ेगा साहब, फ़र्क पड़ेगा। कुछ हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, और एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी तो बदले में हमारा उतना इंपोर्ट कम हो जाएगा। हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर करीब करीब बना रहेगा। तो इसलिए बहुत विशेष दिक्कत की बात नहीं, और ये वक्ती भी है। अभी कोर्ट ने रोक दिया और अक्टूबर में ये हायर कोर्ट में जाएगा, वहाँ से ये साफ हो जाएगा। तो ट्रम्प साहब से हमारा निवेदन है कि जो ये लफड़ों में पड़े हुए हैं कि साहब रूस ने बात उनकी नहीं मानी, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दो कि डीजल क्यों खरीदता है, तेल क्यों खरीदता है। भाई रूस को बुलाया आपने, बात किया, बात करने के बाद यूक्रेन को आपने बुलाया, बात किया, बात नहीं बनी। अब नहीं बनी तो फिर दोबारा भी तो बात किया जा सकता है। आप सोचते हो कि कल आप आए आज रुक जाएगा, नहीं होता है ऐसा, नॉर्मली नहीं होता है। रूस को क्या चाहिए? रूस करीब करीब 25% जीत चुका है यूक्रेन को, रूस को उतना चाहिए। अब ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं कि यार तुम जितना जीत चुके हो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत और लेना चाहते हो, मैं यूक्रेन को बुला के बात करता हूँ, यूक्रेन तुमको दे दे, और जो हमारी लड़ाई में इतना पैसा लगा है बदले में अपने रेयर अर्थ हमको दे दे, और बाकी लेके जो है संतोष कर ले। अगर इस पे डील होनी है तो कोई भी देश इतना मूर्ख नहीं होता जब तक वो घुटनों पे ना आ जाए। अभी घुटनों पे नहीं है, पूरे यूरोप ने मना कर दिया कि साहब अभी हम तो लड़ेंगे, हम क्यों दे दें। और रूस को जितना चाहिए उतना वो लेके ही मानेगा। सच पूछा जाए रूस यूएसएसआर के समस्त कंट्रियों के लिए थ्रेट है। जैसे जैसे पावर बढ़ेगी उससे वो अपने जितने हुए बिछड़े हुए भाई हैं उनको खींच खींच के अपने घर में वापस लाने की कोशिश करेगा। और ये एक चक्र है, ये चलेगा। आपने उनका कंट्री तोड़ दिया, एक कंट्री को 27 टुकड़े कर दिए। अब वो 27 टुकड़े जो है आपस में कोई जोड़ना चाहता है, कोई लड़ना चाहता है, उनको उनके हाल पे छोड़िए।
आप क्यों लेके आए नाटो को उनके दरवाजे पे? आपने बोला कि यूक्रेन को नाटो देशों का सदस्य बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई? आप पंगा लेने क्यों पहुंच गए? आप चाहते हैं कि रूस अलाउ कर दे कि उसका बॉर्डर टच कर जाए नाटो देशों से, उसकी सीमाओं पे थ्रेट हो जाए? नहीं चाहता। इसलिए उसने यूक्रेन को बार बार मना किया कि साहब आप नाटो देशों के साथ मत जुड़िए। तो उनको चाहिए था वही। अब उसने अटैक कर दिया कि अगर नाटो के साथ जुड़ोगे तो हम अटैक कर देंगे। अब नाटो देश पीछे से खड़े करें, वाह बेटा वाह, लड़ जाओ गुरु, हम साथ में हैं। अरे भाई साथ में हो, हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन आदमी किसके मर रहे हैं? आदमी तो मर रहे हैं यूक्रेन के। इकोनॉमी किसकी ध्वस्त हो रही है? यूक्रेन की। यूरोप को क्या परेशानी हो रही है? उनको गैस नहीं मिल रहा है प्रॉपर। रूस एक शक्ति है। इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो रूस अमेरिका का 10% होगा, लेकिन माइट में अगर आप देखिएगा, फिजिकल पावर में आप देखिएगा, मसल पावर में आप देखिएगा, तो कहीं से यूएस के साथ कम नहीं है। और एक चीज़ और आप देखिए कि रूस का इंडिया अभिन्न मित्र है और इंडिया का रसिया अभिन्न मित्र है। तो दोनों एक दूसरे के मित्र हैं और ऑल वेदर फ्रेंड है। 1971 की लड़ाई में आपने 7वां बेड़ा भेजा था। अगर रूस नहीं आता तो आप तो बांग्लादेश बनने नहीं देते और हमारी हार के कारण बनते। हालांकि हारते वारते हम नहीं, उस समय भी आपका 7वां बेड़ा पीट देते। लेकिन फिर भी एहसान तो है रूस का। आप विरोध में आए, वो तो नहीं आया। फिर भी कुल मिला के स्थितियाँ ये है कि जल्दबाजी मत करिए ट्रंप साहब। देश चलाना और बिजनेस चलाना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप बिजनेसमैन रहे हैं, बिजनेसमैन का काम डील बनाना रहता है, और डील बनाना कंट्रियों के बीच में उतना आसान नहीं होता है जितना आसान आप समझ रहे हैं। तो इसलिए ये डील वील का चक्कर बिजनेस स्टाइल में छोड़िए। एज ए कंट्री हेड आप उनकी समस्याओं को समझिए, अपनी समस्याओं को समझिए, अपना काउंसिल आप मिनिस्टर्स के साथ बैठिए, आप उन सबसे बात करिए, कोई एक सेटलमेंट होने लायक कोई ना कोई कंक्लूजन निकालिए और उस कंक्लूजन पे आप वर्कआउट करिए। दुनिया मानेगी आपकी बात। आप फ़ोन पे कह रहे हैं कि जो है हमने रुकवा दिया। आप 27 बार बोलो, चाहे 2700 बार बोलो, आप चाहते थे रुक जाए। ऐसी बात नहीं है कि आप चाहते थे कि लोग लड़ते रहे। रूस यूक्रेन को आपने लड़ा दिया, अब आप चाहते हैं रुक जाए। रुकेगा, समय लगेगा, पेशेंस रखिए, हिम्मत मत हारिए और टैरिफ पैरिफ छोड़िए। कोई देश डरता नहीं है, ख़ास तौर से जहाँ 140 करोड़ उपभोक्ता हैं, वहाँ पे वो देश एकदम नहीं डरेगा आपसे। धमकाइए मत, बराबरी के साथ कंधे पे हाथ रखिए और सेट करिए डील। यही होता है और यही होगा। और पुतिन भी आपके मित्र हैं और मोदी जी भी आपके मित्र हैं। आपको प्रॉब्लम हो गई कि ये तो मेरे मित्र हैं, मैं कह दूंगा हो जाएगा। अरे भाई वो आपके मित्र हैं पर्सनल लेवल पे, लेकिन देश का हित तो जैसे आप देख रहे हो वैसे वो भी देखेंगे, अपने अपने देश का हित। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। आप बड़े हैं, मोदी से भी बड़े हैं और शायद पुतिन से भी बड़े होंगे। अब हमने चेक तो नहीं किया आपकी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन थोड़ा बहुत तो लगता है। और बड़े होने का थोड़ा सा बड़कपन दिखाइए, और नहीं तो आपका कंट्री तो सबसे बड़ा है, सबसे रिच है, सबसे ज़्यादा माइट है, सबसे ज़्यादा मसल पावर है। तो थोड़ा बड़कपन दिखाइए, सबसे बात करिए, सबसे मिलिए और बातों का सिलसिला जारी रखिए। आप ये मत सोचिए कि आपके दबाव में, आप धमकी से कोई डरने वाला है। कोई डरता वरता नहीं है। और बेटा बाप की बात नहीं मानता है, बाप को सेट करना पड़ता है लड़के को। अगर आप बाप ही मानते हैं अपने आप को तो सेट करिए ना, जाके मिलिए। अरे भाई मान जाओ मोदी, पुतिन भाई लड़ाई रोको,
किसी ढंग से हमारा भी इज्जत बच जाए। तो ऐसे रोइए गिड़गिड़ाइए, सब होगा। और नमस्कार, बस इतना काफ़ी है आपको बताने के लिए। तो हमारे मोदी जी आपको प्रणाम, और राहुल जी आपको तो ढेर सारा प्रणाम। मोदी जी आपको भी प्रणाम। ट्रंप साहब आपको प्रणाम। और आपके लिए दुआ है कि आपको सद्बुद्धि आए, ताकि आप हर जगह बिजनेस नहीं, कहीं कहीं राष्ट्र के राष्ट्रपति की तरह सोचिए, तो शायद आपका भी भला होगा, देश का भी भला होगा, दुनिया का भी भला होगा। एक बार राष्ट्रपति की तरह तो मिलिए, फिर देखिए आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन आप भी सुनना सीखिए, खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। आप जैसे अभी हारे हो टैरिफ वार में, फिर हारोगे, बार बार हारोगे, लगातार हारोगे। सुधर जाओ बाबूजी, नमस्कार।